नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न त्रिपाठी लेकर हाजिर हूँ आपके बीच में संविधान के अनुच्छेद 12 को, जो बताता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्यों दी हुई है। दरअसल संविधान के मूल अधिकारों संबंधित पार्ट का यह पहला अनुच्छेद है, आर्टिकल 12। और संविधान के मूल अधिकारों संबंधित पार्ट में बार बार राज्य शब्द आता है कि राज्य ऐसा करेगा या राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य के ऊपर यह ऑब्लिगेशन होगा। तो यह समझना जरूरी था कि राज्य क्या होगा। इसलिए संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 12 में इस राज्य की परिभाषा को दिया और यह बताया कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल होगा। तो मैंने अध्ययन की सुविधा से इसको कई टुकड़ों में बांट के लिख दिया है कि स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी केंद्र सरकार और सेंट्रल लेजिस्लेचर राज्य की परिभाषा में शामिल होगा। दूसरा बिंदु, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी जो हमारे प्रांतीय सरकारें हैं और जो प्रांतीय लेजिस्लेचर है वह भी राज्य की परिभाषा में शामिल होगा। और तीसरे बिंदु में लिखा हुआ है लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकल अथॉरिटीज से यहाँ पर आशय जैसे नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, ये लोकल अथॉरिटीज है। चौथा बिंदु जो बताता है कि अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे आप देख रहे होंगे एक चित्र में जो है अदर अथॉरिटीज बहुत सारी दी हुई है, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी, ओएनजीसी, यानी वो सारी एजेंसीज जिन पर गवर्नमेंट जो जिन्हें रेगुलेट करती है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है 51% या उससे ज़्यादा है, वो सभी अदर अथॉरिटीज़ में शामिल होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 पर आते हैं, जो कि बात करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इस आर्टिकल 13 का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? इस आर्टिकल 13 का उद्देश्य है राज्य की स्वेच्छाचारिता को रोकना। यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। जो क्लॉज 1 है इस आर्टिकल का, वो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, यानी संविधान लागू होने से पहले जो कानून थे, वो कानून अगर मूल अधिकारों के संगत नहीं होंगे तो वे कानून जो हैं वो असंवैधानिक माने जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जो एजुकेशन एक्ट 1930 था, उसमें कई ऐसे प्रोविजन थे कि इस कास्ट के लोगों को एडमिशन दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन में, इस कास्ट के लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14-15 का सीधे सीधे वायलेशन है, तो उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया गया था। आते हैं अब हम क्लॉज 2 के ऊपर। जो क्लॉज 2 है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, यानी कि संविधान लागू होने के बाद जो राज्य है वो ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों से कंट्राडिक्ट कर रहा हो, उसके विरुद्ध हो। बस आर्ट क्लॉज 2 में इतनी सी बात कही गई है। और यदि ऐसा होता है, कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों को कंट्राडिक्ट कर रहा हो, इसके विरोध में हो, तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे हेल्ड किया जाता है। क्लॉज 3 में जो है लॉस की डिफिनीशन दी गई है कि जो लॉस की बात हो रही है क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में, वो लॉज आखिर है क्या। तो बताया गया है कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैं, ये सभी लॉ में आते हैं। इसके दो एक्सेप्शन भी हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या गाइडलाइंस है, जो ऐसे गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिए जाते हैं, वो इस लॉ की परिभाषा में शामिल नहीं होगा और पर्सनल लॉज भी इस परिभाषा में शामिल नहीं होंगे। जो क्लॉज 4 है, जो कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा इंसर्ट किया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट जो है वो नहीं चैलेंज किए जा सकते हैं। जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है अमेंडमेंट्स नहीं चैलेंज किए जा सकते हैं। ये वो सभी अमेंडमेंट्स हैं जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए हैं। और ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाया गया, वो क्यों लाया गया ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गोलकनाथ केस के बाद में जो है असीमित शक्तियां प्राप्त हो गई थी न्यायपालिका को। ऐसे में न्यायपालिका को यह आवश्यक लगा कि वह
जो है इस तरह का प्रोविज़न लेकर आए कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो इस लॉज़ की परिभाषा में नहीं आ रहे हैं। अमेंडमेंट्स जो है उनको चैलेंज नहीं किया सकता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। इस आर्टिकल 13 में 2 सिद्धांत जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं। एक तो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की हम बात कर लें। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लागू होता है, यानी संविधान के पहले जो कानून चल रहे थे, और वो कानून यदि संविधान के किसी मूल अधिकार की वजह से, किसी प्रोविजन की वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है के विरुद्ध हो, किसी क्लॉज के, किसी जो है आर्टिकल के, तो उनको नल एंड वाइड नहीं माना जाएगा। वो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनको नल एंड वाइड नहीं माना जाएगा, बल्कि वो डोरमेंट में माने जाएंगे, सुसुप्त अवस्था में। और उसके बाद में यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह के द्वारा वो आर्टिकल जो कंट्राडिक्ट कर रहा था उस लॉ से, उस आर्टिकल में संशोधन हो जाए, तो वह जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो पुनर्जीवित हो जाता है। इसी को ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। दूसरा जो डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इस डॉक्ट्रिन में ये बताया गया है कि जैसे एक कानून है, उसके कुछ प्रोविजन हैं जो संविधान को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मगर बाकी के प्रोविजन कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यदि उन जो कानून है उनको सेवरल किया जा सके बाकी एक्ट से, तो बाकी पूरा एक्ट असंवैधानिक नहीं होगा, सिर्फ उन प्रोविजंस को ही असंवैधानिक कर दिया जाएगा, उनको उनसे अलग कर दिया जाएगा, यानी सेवरल कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म हुआ। आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।